होता है तो लोग चिड़चिड़ाते हैं। यानी जब शरीर बीमार होता है तो जीवन में भी उसका प्रभाव जाता है, जीवन बीमार होता है तो शरीर में आता है। जीवन बीमार होता है यानी गुस्सा आता है तो शरीर भी तड़पने लगता है, जलने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब हो जाता है। तो ये दोनों का सहअस्तित्व है, उसी में मानवीयतापूर्ण आचरण है। मानवीयतापूर्ण आचरण में ही जीवन क्रियाकलाप स्पष्ट होता है। मानवीयतापूर्ण आचरण की अविभाज्यता अखंडता में ही मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की अविभाज्यता अखंडता प्रमाणित होती है। वही जीवन के अमरत्व का प्रमाण है। इसको प्रमाणित करने वाला मानव ही है। मानवीयतापूर्ण आचरण नियम न्याय धर्म सत्ता से प्रेरित आचरण है। इसी में ब्रह्म कारण सत्ता के रूप में या सत्ता के रूप में प्रमाणित होता है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में ही ब्रह्म का पूर्ण निरूपण होता है। इस प्रकार से ब्रह्म की सत्ता को प्रमाणित करने वाला भी मानव ही है। ऐसा कितना बढ़िया है। इसको कोई यंत्र से नाप नहीं सकते। इसको कौन से यंत्र से नाप? आइए आइए आइए। बढ़िया है। फिर लिखा है कि जीव संसार जीव चेतना के आधार पे आशा सहित वंशानुसंगी विधि से जीना होता है। संपूर्ण हरियाली बीज वृक्ष न्यास विधि से होता है। पदार्थावस्था परिणाम के आधार पे होना पाया जाता है। मानवत्व सहित व्यवस्था है और यही संस्कार है ना? इसी को संस्कार है। ये पूरा हो गया, इसमें कुछ बचा है? हो गया? कोई प्रश्न बचा है? पूरा धरती आकाश तो एक कर दिया। अगला ले लीजिए। फिर लिखा है कि हर मानव संतान सुरक्षित रहने का प्रवृत्ति संपन्न है। हर मानव संतान सुरक्षित रहने के अर्थ में न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्य का वक्ता होना स्पष्ट होता है। क्योंकि इससे कम में उसमें सुरक्षा नहीं है ना। हर मानव संतान सुरक्षित रहने के अर्थ में, इसका मतलब है हर मानव संतान में सुरक्षित रहने की अपेक्षा प्रतिकूलता का निवारण चाहने के रूप में स्पष्ट है। जैसे बहुत बढ़िया लिखा है, जैसे थोड़ा ठंड लगने से है ना, गरम लगने से, चोट लगने से, थोड़ा ठंड लगने से, हाँ गरम लगने से, चोट लगने से आश्वस्ति स्पष्ट होता है। इस परीक्षण निरीक्षण से यह समझ में आता है कि मानव संतान को न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न करना आवश्यक है। यानी उससे वो सुरक्षित होना चाहता है। तो उसका जन्म जो है न्याय के याचक और सही कार्य व्यवहार करने का प्रवृत्ति। और क्या है तीसरा? सत्य वक्ता है। इस रूप में होता है। तो कह रहे हैं कि हर मानव संतान में सुरक्षित रहने का अपेक्षा प्रतिकूलता का निवारण चाहने के रूप में स्पष्ट है। यानी यदि वो ठंडी गर्मी चोट आदि की जो प्रतिकूलता है उसका निवारण करना चाहता है ना, उसको स्वीकारता नहीं है।
इसका मतलब है उसमें सुरक्षा जन्मजात होती है ना, सुरक्षित रहने का प्रवृत्ति जन्मजात होती है। इसी को कह रहे हैं कि इसीलिए उसमें न्याय प्रदायी क्षमता, सही कार्य व्यवहार करने का अभ्यास और सत्य वक्ता बोध संपन्न होने का आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना सुरक्षा नहीं है। इसलिए ठीक है, ऐसा सोचा नहीं था ना, ऐसा व्याख्या पहले पढ़ा था कहीं है सुरक्षा के अर्थ में। फिर लिखा है न्याय का याचक पोषण संरक्षण के अर्थ में अपने अभिभावकों से अपेक्षाएं होना ही न्याय अपेक्षा का द्योतक है। ऐसा लिखा। तो पोषण संरक्षण के अर्थ में अपने अभिभावक से अपेक्षाएं होना, यही न्याय के याचक होने का। फिर लिखा है कि सही कार्य मतलब आज्ञा पालन, अनुकरण, सहयोग प्रवृत्तियाँ, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक रहना स्पष्ट होता है। सही कार्य और सत्य का वक्ता यानी शिशुकाल में हर मानव संतान जो देखा सुना रहता है उसे वैसा ही बोलने में समर्थ होता है। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि उक्त तीनों विधाओं में यानी मानव संतान को न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न करना, सही कार्य व्यवहार में पारंगत कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास आवश्यक है, और हर मानव संतान में से के लिए सत्यबोध संपन्न होना आवश्यक है। इसी में सुरक्षा है। फिर लिखा है कि उक्त तीनों विधा में प्रबुद्धता पूर्ण होने कार्यक्रम कामा उधर लगेगा। प्रबुद्धता पूर्ण होने कार्यक्रम मानवीयता सहित शिक्षा संस्कार प्रणाली से संपन्न होता है। यही जीव चेतनावादी परंपरा से मानव चेतना में संक्रमित होने के लिए विकल्प है। आप पूरा चार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो इसीलिए ऊपर जो लाइन है ना, उसको ये सारे अर्थ से स्पष्ट किया है कि हर मानव संतान सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति संपन्न है, क्योंकि न्याय धर्म सत्य के बिना सुरक्षा नहीं है। और इस प्रवृत्ति को बाबा जी ने कहा कि वो उसमें इनके प्रतिकूलता के निराकरण निवारण है ना, उसका प्रवृत्ति जन्म से देखा जाता है ना। वो प्रतिकूलता को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि प्रतिकूलता से बचने के लिए चेष्टा रहती है। इसीलिए उसको न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न करना, सही कार्य व्यवहार करने का अभ्यास कराना और बोध संपन्नता संपन्न बनाना है ना, उसकी आवश्यकता है। ठीक है। ये तीनों समझ में आ गया ना। केशव भाई आ गया समझ में? बिल्कुल सटीकता से। ठीक, आगे चलिए। फिर लिखा है कि परंपरा में हर परिवार सुख शांति पूर्वक होना रहना सहज है। भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय परतंत्र है। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता प्रकट है। जागृत मानवीय परंपरा में ही परिभाषा स्पष्ट है। यानी कौन सी परिभाषा? मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। और फिर मन स्वस्थता को कहा कि मन स्वस्थता सह अस्तित्व में अनुभव प्रमाण संपन्न मानसिकता है। सह अस्तित्व में अनुभव प्रमाण संपन्न मानसिकता, उसी को मन स्वस्थता कह रहे हैं। जो सर्वतोमुखी समाधान सहज प्रमाणों को मानव परिवार परंपरा में स्पष्ट होता है। जो सर्वतोमुखी समाधान सहज प्रमाणों को मानव परिवार परंपरा में स्पष्ट होता है। यानी क्या? मन स्वस्थता है ना। यही मन स्वस्थता सहज
समाधान, समृद्धि, अभय वर्तमान में विश्वास के रूप में ही सहअस्तित्व में अनुभव सहित प्रमाण है। विश्वास के रूप में यानी सहअस्तित्व में विश्वास के रूप में अनुभव सहित प्रमाण है। क्या विश्वास के रूप में? पीछे करिए, वो सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता और सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण संपन्न मानसिकता। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, अभय वर्तमान में विश्वास के रूप में। वर्तमान में विश्वास यानी मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास के रूप में ही सहअस्तित्व में अनुभव सहित प्रमाण है। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। इतना एक्सरसाइज करके अब थोड़ा भाषा पकड़ में आ रही है ना। फिर लिखा है सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन के रूप में स्पष्ट। ऊपर वाला मन है स्वस्थता का, ये मनाकार को साकार करने वाला है। वहाँ से एक एरो यहाँ नीचे लगाना पड़ेगा, है ना। ऊपर जो मनाकार वाला है वहाँ से एक एरो यहाँ आएगा। तो मनाकार को साकार करना यानी सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन के रूप में स्पष्ट है। सामान्य आकांक्षाएँ पता ही है, तो महत्वाकांक्षा भी स्पष्ट है। वस्तुओं संबंधी वस्तुओं के उत्पादन के रूप में यानी उपयोगिता कला मूल्य संपन्न वस्तुओं के रूप में वस्तुओं की बात कर रहे हैं। और उपयोगिता कला मूल्य का प्राकृतिक ऐश्वर्य में नियोजन करना व श्रम मूल्यांकन उपयोगिता के अर्थ में करना, इसी को उत्पादन करें। यही मनाकार को साकार करना है। अब इन दोनों के रूप में कह रहे हैं कि मन स्वस्थता ही समझदारी है, समझदारी से समाधान और यही पांडित्य है। श्रम से समृद्धि, शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति में उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता के रूप में। यानी जो श्रम से समृद्धि है उसके दो ही प्रयोजन हैं। एक है शरीर का पोषण संरक्षण और दूसरा समाज गति में उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता के रूप में स्पष्ट है। इसमें भी जागृत मानव शरीर पोषण संरक्षण में कम से कम, अधिक से अधिक उपकार में। तो जागृत मानव परंपरा ही समाधान, समृद्धि वर्तमान में प्रमाण होना समीचीन है। 16 जनवरी को बाबा जी ने ये लिखा 2008 में। जैसे मानव जब तक अन्याय में, अपराध में, शोषण में, है ना, अव्यवस्था में, मूल्यहीनता में, चरित्रहीनता में जी रहा है, तब तक मन अस्वस्थ है। ठीक है। इसके विपरीत यदि मानव, और कहें तो यदि मानव समुदाय चेतना में जी रहा है, व्यक्तिवादी चेतना में जी रहा है ना, प्रिय हित लाभ दृष्टि के साथ जी रहा है, विषयों में आसक्त है, तब तक मन अस्वस्थता। ठीक है। तो मन स्वस्थता का मतलब है न्याय से, धर्म से, सत्य से जीना, नियम से, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीना, है ना। यानी अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में जीना। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में अविभाज्यता के रूप में अपने होने रहने को पहचानना, ये सब मन स्वस्थता का प्रमाण है। मानवीयतापूर्ण आचरण में जीना, उसको अपन मन स्वस्थता कह रहे हैं ना। दर्शन में उसको मन स्वस्थता कह रहे हैं ना। ठीक है। हाँ, अध्ययन ही अभ्यास। यदि अध्ययन पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान होता है, सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता मानसिकता में आ जाती है, आचरण सहज रूप में होता है। यदि मानसिकता में नहीं होती है तो आचरण होता नहीं, आप कितना भी अभ्यास करिए। हम लोग पहले ऐसा सोच रहे थे कि अभ्यास करेंगे तो मानसिकता ठीक हो जाएगी, है ना। इसी अर्थ में सारी साधनाएं थी, जो विगत में साधनाएं थी कि हम शरीर को कठोरता से ऐसा ऐसा कुछ साधेंगे तो उससे मन सज जाएगा। वो हुआ नहीं, तो बाबा जी ने उल्टा कर दिया।
मन ठीक हो जाएगा तो ये सब हो जाएगा, मन ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो मन स्वस्थता आएगी तो बाकी व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, हाँ वही पहले हम सोच रहे थे संवेदनशीलता, इंद्रिय संयम हो जाएगा तो मन नियंत्रित हो जाएगा, वो हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि मन ठीक हो जाएगा तो इंद्रिय संयम हो जाएगा, यानी संज्ञानशीलता में संवेदनशीलता नियंत्रित, और ये समझ में भी आता है। तो इसलिए जो विधि है उसमें अध्ययन विधि दी है ना, अध्ययन, पहले अध्ययन फिर अभ्यास। अभ्यास से अध्ययन पूरा नहीं होता, अध्ययन से अभ्यास होता है ना। इसलिए पहले समाधान है ना, फिर इसके बाद समाधान के साथ जीने के रूप में अभ्यास। तो समाधान यदि आ गया तो जीने के लिए प्रयास सहज है, फिर कठिन नहीं है ना। जैसे मान लो आपको इंजन समझ में आ गया तो इंजन का रिपेयरिंग आसान है, श्रम नहीं है। और यदि इंजन समझ में नहीं आए तो आप जो भी रिपेयरिंग करेंगे वो समस्या है ना। जैसे अगर डॉक्टर को शरीर पूरा समझ में नहीं आया तो एक चीज़ ठीक करता दूसरा बीमारी पैदा कर देता है। शरीर का संपूर्ण क्रियाकलाप समझ में नहीं आया तो ऐसे ही होगा ना, साइड इफ़ेक्ट ही होते रहेंगे। अभी हमारा कंधा जो है वो थोड़ा फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो कोई कह रहा था वो एक इंजेक्शन लगवा लो आप तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे से पूछा मैंने तो उसने कहा बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि वो इधर होगा, इधर ठीक होगा तो कहीं और जाके दर्द हो जाए। तो पूरा नहीं समझा होता है तो अंधेरे में तीर मारते हैं ना। ठीक है भैया, अध्ययन अभ्यास दोनों ही तो मनस्वस्थता के लिए सहायक है, ऐसा नहीं क्या? नहीं, विधि क्या है? विधि तो भैया जो पहले समझना है, हाँ, या पहले अभ्यास करना है? समझने के आधार पर अभ्यास, मतलब वही तो मैंने कहा। हाँ ठीक है, मतलब समझना भी तो भैया क्रमिक हो रहा है, समझना भी तो क्रमिक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मतलब जैसे इतने साल लगे हैं तो समझना चल ही रहा है, और उसके साथ अभ्यास भी जो आप कह रहे व्यवहार अभ्यास, विचार जो कर्म अभ्यास। समझ से पहले व्यवहार का क्या अभ्यास करें? व्यवहार को समझा नहीं, संबंध को समझा नहीं, न्याय को समझा नहीं, संबंध में अपेक्षाओं को समझा नहीं, मूल्य समझ में नहीं आया, अभ्यास काहे का करें? सूचना का थोड़ी अभ्यास होता है। तो समझा तो भैया एक शब्द है ना, वो तो अनुभव में समझा, पूरा समझा तो होता है, या साक्षात्कार में समझदारी की कोई बात होगी, उससे पहले तो अब क्या कहे? लेकिन अभ्यास समझना पूरा होता है तो अभ्यास होता ही है, ऐसा कहे। हाँ, जैसे यदि हमने सहअस्तित्व को नहीं समझा, ठीक है, तो व्यक्ति में अभ्यास क्या है? यदि सहअस्तित्व को नहीं समझा तो परिवार में अभ्यास क्या है? बताइए, क्या अभ्यास करें? लगाइए, दौड़ाइए ना कल्पनाशीलता। ठीक है भैया, मतलब सहअस्तित्व को नहीं समझा, मतलब अभी तो सहअस्तित्व की कोई सूचना है, कोई स्वीकृति है, इसी को अभी आप समझा कह रहे हैं। जबकि मतलब जब समझा कह रहे हैं तो समझा तो अनुभव में पूरा होता है, लेकिन उससे पहले भी सहअस्तित्व की कोई स्वीकृति बनती है, उसके आधार पर अभ्यास होगा। अखंड समाज में चीज़ों को देखना, उसका अभ्यास होगा। हाँ, तो पहले समझना ही होगा ना, जो समझा है उसी का तो अभ्यास करेंगे। यदि समझा नहीं है तो अभ्यास नहीं होगा, यही बोल रहे हैं ना अपन। तो इसलिए पहले समझना, समझ के कंक्लूजन, निष्कर्ष तक पहुंचना, या समझ के जो निष्कर्ष हैं, मान लीजिए आपने दर्शन पढ़ा, वो दर्शन के कोई निष्कर्ष हैं। जैसे बाबा जी ने कहा सामाजिक न्याय के बिना समाज रचना नहीं,
ऐसा लिखा हो। तो अब ये सूचना है, ये निष्कर्ष है, बाबा जी का निष्कर्ष है, हमारे लिए सूचना है। तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, सूचना को स्वीकार करके ये बात ठीक है, इसको करके देख, और सामाजिक नियमों से जीने का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे मैत्री बढ़ गई। लेकिन वो समझ है, उसको स्वीकार करना। अब यदि वो समझ पूरी नहीं है, जैसे आपको समझ में ही नहीं आया कि स्वधन क्या है, स्वनारी क्या है, परनारी क्या है ना, तो आप मनमाना कुछ करेंगे। तो इसलिए समझना पूरा। तो केवल निष्कर्ष को मान के आज्ञा पालन विधि से हम उसका, यदि वो करते हैं, निष्कर्ष को आचरित अभ्यास करते हैं, तो उसमें गलती की संभावना है ऐसा। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं पहले समझ लो फिर कर लेना, करने में क्या जल्दी है। कुछ लोग गए करने में जल्दी करी, भोगा उन्होंने, है ना, आपको तो पता ही है सब सारा, है ना। तो पहले समझना। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? मान लो ये वाले शरीर यात्रा में समझ ही लिया पूरा, अगले में जिएंगे ठीक से। समझ तो लें पहले, इसमें ही नहीं समझ पाए तो आगे सब गड़बड़ ही गड़बड़ है फिर, है ना। तो इसमें पूरी ताकत समझने में लगाई जाए, है ना। अभ्यास तो अपने आप होता है अभ्यास। जैसे हम समझने के रूप में जो श्रम लगाते हैं वही तो विचाराभ्यास है, और क्या है, जो विचाराभ्यास है। समझने में जो ताकत लगाते हैं वही चिंतनाभ्यास है। यानी जब हम समझ को सार्वभौमता में देखते हैं, है ना, उसी को चिंतनाभ्यास कह रहे हैं। चिंतन का मतलब अनुभव सानिध्यता ही चिंतनाभ्यास है, ऐसा लिखा है ना। अनुभव की सानिध्यता जब आती है उसमें ही चिंतनाभ्यास है। यानी सार्वभौमता में जो भी निष्कर्ष हमने मनन पूर्वक जो निष्कर्ष निकाले उसको सार्वभौमता में देखना, वहाँ से चिंतन अभ्यास हो। सार्वभौमता अनुभव है, सार्वभौमता अनुभव। जैसे न्याय को हमने समझा, अब न्याय को सार्वभौमता में देखना, इसको कह रहे हैं चिंतनाभ्यास। ये भी अध्ययन मनन चिंतन पूर्वक ही होता है। ऐसा होता है तो व्यवहाराभ्यास होता ही है। जैसे मान लीजिए आप इस जगह पे आ गए कि समुदाय चेतना ठीक नहीं है, हर कोण से, हर दृष्टिकोण से, तो आप समुदाय चेतना से मुक्त होकर ही व्यवहार करते। फिर क्यों करेंगे आप? फिर हम नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं हम। हमारे अंदर ये प्रश्न ही नहीं होगा कि हमको करें या ना करें। हम स्वाभाविक रूप से मानव चेतना के अर्थ में ही संबंधों को पहचानेंगे, मूल्यों का निर्वाह करेंगे, है ना, व्यवहार करेंगे, जिसको कह रहे हैं व्यवहार करें। वो कर ही रहे हैं, हम लोग सब वही तो कर ही रहे हैं। जैसे जैसे हम समुदाय चेतना से निकले हैं वैसे वैसे हमारे अंदर व्यवहार में मानव चेतना आ गई है। इसलिए हम समुदाय पे आधारित कोई व्यवहार नहीं करते, और यदि कभी होता है तो उसको अच्छा नहीं मानते। यदि कोई हमारे ग्रुप में कोई करता है तो हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये भ्रम है ना, ये सही नहीं है, ऐसा। तो यानी समझना ही मूल मुद्दा है ना। बढ़िया, बहुत सुंदर। वही अभ्यास है। और जब तक हम व्यवहार का अभ्यास करके एक नहीं हो जाते हैं तो कर्माभ्यास क्या करें? कर्माभ्यास केवल स्किल का अभ्यास थोड़ी है, पांडित्य के साथ, है ना। 3 हिस्से उसमें। पहला है पांडित्य, पहला कर्माभ्यास नहीं है, मतलब निपुणता पहला स्टेप नहीं है ना। कुशलता दूसरा स्टेप नहीं है, दूसरा ही रहेगा, पांडित्य पहला है।
पांडित्य पहला है, दूसरा कुशलता है, तीसरा निपुणता है। ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में स्पष्ट होता है। पहले शिक्षा पूर्वक, है ना, सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता है, उसी से न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में गठन संगठन है। गठन संगठन है, गठन संगठन पूर्वक कर्माभ्यास है। कर्माभ्यास का मतलब है कि जब हम परिवार समूह, है ना, ग्राम समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं, तभी संगठित रूप से कर्माभ्यास है, उससे पहले कर्माभ्यास नहीं। इसलिए जो स्किल शब्द है ना, वो वैसा नहीं है हमको कारपेंट्री सिखाना है, ये सिखाना है, प्लम्बिंग ये सब नहीं है। वो तो कर ही लेता आदमी, वो तो उसमें क्या सिखाना है। अनाड़ी लोग भी सिखा देते, जिनको कुछ नहीं आता वो भी ये सब सिखा देते। वो कोई अभ्यास नहीं, वो हो ही जाता है। अभ्यास है कि हम मिलजुल के उत्पादन करते हैं, जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप ना हो, और ये हस्तक्षेप ना हो इसका समझ पांडित्य पूर्वक आता है। पांडित्य के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा आप जो कुछ कर रहे हैं उससे क्या नुकसान हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। तो इसलिए सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता पांडित्य के रूप में पहले जरूरी है। उसके बाद हम योजना बनाते हैं, योजना पूर्वक मिलजुल के उत्पादन करते हैं। पहले योजना बना के मिलजुल के एक होते हैं, उसी को कुशलता कहते हैं। व्यवहार ही कुशलता है ना, व्यवहार पूर्वक हम एक होते हैं। एक होने के बाद जब मिलजुल के उत्पादन करते हैं, उसी से समृद्धि आती है, और उसी में प्राकृतिक नियम पूर्वक कर्माभ्यास प्रमाणित होता है। कर्माभ्यास को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं ना, कि हमने कोई खेती कर ली, पेड़ लगा लिए, कुछ अपना पैदा कर लिया तो हम कर्माभ्यास में पारंगत हो गए, वो नहीं है। जब तक आपका कर्म जो उत्पादन का कर्म है वो पांडित्य के अनुरूप नहीं है ना, तब तक वो उत्पादन ही नहीं है। उत्पादन तो हम अभी भी पहले ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उत्पादन है वो समस्या है, समाधान नहीं है। जी, तब तक वो समृद्धि का भाव ही नहीं आएगा जब तक पांडित्य का नहीं है। हाँ, सदुपयोग भी नहीं आता है, सुरक्षा भी नहीं। जब तक हम मिलजुल के उत्पादन नहीं करते हैं तब तक सदुपयोग सुरक्षा जो है वो मानसिकता में रहती नहीं है। जैसे अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होके मार्केट में आता, सदुपयोग सुरक्षा कहाँ रहती है, उसमें नहीं रहती। वहाँ लाभ रहता है, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, चाहे लोग दुरुपयोग करें, कुछ भी करें, प्रचार प्रसार करके उनकी मानसिकता में सेट कर दो, वो ले के जाएँ। तो इसीलिए डिज़ाइन बदलते रहते हैं, खिलौने बदलते रहते हैं ना, डिज़ाइन रूप बदलते रहते हैं और बेचते रहते हैं, और जो लोग उससे प्रभावित रहते हैं वो खरीदते रहते हैं। वो सब तो दुरुपयोग का तंत्र चलता रहता है, क्योंकि उसमें पांडित्य नहीं है ना। पांडित्य क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रवृत्ति से उत्पादन ही नहीं है। वो उत्पादन तो लाभ के लिए है ना, और लाभ को सुख का आधा माना है कि लाभ से सुखी होंगे, लाभ से जी पाएंगे, ऐसा माना हुआ है। तो इसीलिए पांडित्य विहीन जो उत्पादन है वो समस्या है, व्यवहार विहीन जो उत्पादन है वो समस्या है। अब जो उत्पादन करके धनोपार्जन है, यदि वो शिष्टता में अर्पित नहीं होता है तो वो समस्या है। जैसे कई लोगों के पास बहुत अपार पैसा हो जाता है, उनका अपार पैसा उनके लिए भी समस्या है, समाज के लिए भी समस्या है, मानव समाज के लिए नहीं है, क्योंकि वो सुलभ नहीं हो रहा है। उसी से आतंकवाद, हिंसा, नक्सलवाद ये सब जन्म लेता ना, विरोध जन्म लेता है, शोषण अपराध आता है, शोषण का विरोध पैदा होता है, उससे अपराध आता है, युद्ध होते हैं, सब होता है। इसलिए पहले पांडित्य जरूरी है। पांडित्य पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में आपस में मानव चेतना संपन्नतापूर्ण व्यवहार जरूरी है।
वो व्यवहार होने से समाज रचना होती, सह अस्तित्व के अर्थ में समाज रचना होती, जिसको परिवार समूह ग्राम से लेकर विश्व परिवार तक है। जब हम संगठित होते हैं तब योजनाबद्ध तरीके से आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करते हैं ना। जब हम अपनी आवश्यकता को पहचान के उत्पादन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और सदुपयोगिता रहती है। जिसमें मानव का श्रम लगता है उसकी सुरक्षा सदुपयोगिता वो स्वाभाविक रूप से करता है, उसमें कोई उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप घर में मेहनत करके बढ़िया सा हलवा बनाएं तो आप चाहेंगे वो दुरुपयोग हो, उसका बेकार चला जाए, ख़राब हो जाए, है ना, नहीं चाहे। लेकिन यदि होटल से ख़रीद के ले आते हैं या होटल में जाए खाते हैं वो नहीं रहता है, क्योंकि आपने उसमें श्रम नहीं किया। तो मानव जब श्रम करके कोई चीज़ का उत्पादन करता है उसका सदुपयोग सुरक्षा करना ही चाहता है, ये मानव में स्वाभाविक। इसीलिए लिखा था कि मानव जन्म से सुरक्षा, हाँ, ये उसमें जन्म से सुरक्षा संपन्नता उसमें है ही रहती है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है मुझे लगता है। श्रम के बिना आगे कुछ क्वेश्चन है जी। देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ये जो भारत के बाद जितनी एब्राहमिक फेथ्स है उनको अगर हम आपका ये जो दर्शन है वो बताने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो मान्यता है उनका एकदम खंडन होने लगता है। तो वो कभी एक बार फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, मतलब मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि जो आपका जो दर्शन है, जब इसको हम हमारा दर्शन, हाँ मतलब हमारा कोई दर्शन, नागराज जी का दर्शन, ना नागराज जी का अस्तित्व दर्शन, अस्तित्व का दर्शन, मैं पहली बार ये मानवीयतापूर्ण आचरण दर्शन है, हाँ, तो आपका जीवन दर्शन है। नागराज जी ने उसको समझा है, हम लोग समझने के प्रयास में। हाँ, तो मेरा आपसे यही प्रश्न था, ये जो दर्शन है जब हम ये किसी एब्राहमिक फेथ या बाहर वाले किसी व्यक्ति को किसको बताने, एब्राहिमिक मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, तो जब हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं हाँ, तो उनकी जो विचारधारा है और जो मान्यता है उनका खंडन होने लगता है, इसलिए वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपने किसी को समझाया है कि जिसने विरोध किया? एक दोस्त को किया था, तो फिर आपने समझा पहले? आपने समझ के समझाया है या बिना समझे अनुमान से समझे? मेरा अनुभव है, मैं हम समझाने का काम है। मतलब उसकी जो सोच है वो ऐसी है पहले कि इसको समझो। आपने समझा है सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान? नहीं समझा तो आप क्या समझा रहे होंगे, मुझे क्या पता। ठीक है, या तो आप ये कहो कि मैं समझा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं समझाने जाता हूँ तो विरोध होता है, ऐसा। तो आपने अभी समझा नहीं है, या आप बोलो कि मैं समझ गया हूँ। नहीं है ना? हाँ, जैसे हम बोल सकते हैं हम समझे हुए, हमने किसी को भी समझाया है, एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया। हमारे शिविर में ये 2 लोग गवाह बैठे हुए हैं ना, गवाह भी जरूरी है ना, मैनिपुलेटेड गवाह नहीं, और भी लोग हैं, जैसे वीनू भाई बैठे। हमारे शिविर में एक फादर आते थे, थॉमस वर्गीस, आज तक उनने विरोध किया किसी एक भी मुद्दे का। जब शुरू में आते थे तो हम लोग अपना कप अप धो के रखते थे, है ना, चाय पीने के बाद। कई बार छोड़ भी देते थे, बाद में कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद थॉमस वर्गीस चुपचाप उठ के कप धो के रख देते थे। विरोध तो ठीक है, सहयोग शुरू हो गया, विरोध नहीं आता। हमारे शिविर में एक मुस्लिम व्यक्ति आते थे, अभी वो पीएचडी कर रहे हैं आत्मीय से, मध्यस्थ दर्शन में। उन्होंने कोई विरोध किया है एक भी मुद्दे पे? नहीं है।
एब्राहिमिक के 2 उदाहरण दिए हैं ना। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो जैन हैं, और बौद्ध तो शायद कोई नहीं है, लेकिन और भी जाति वाति के हैं। किसी को असहमति नहीं बनती है कि ये ठीक नहीं है ना। तो जब हम समझ के समझाते हैं तो पता लगता है कि कोई विरोध नहीं है दुनिया में। जैसे हमारे महेंद्र भाई हैं, उनकी श्रीमती जी जो है वो यहूदी हैं। एब्राहिमिक का 3रा उदाहरण दिया है, नियोमी यहूदी हैं, वो जुडाइज्म में है। तो वो मध्य दर्शन के शिविर लेने लगी समझ के। तो इसका मतलब है यहूदियों को स्वीकार होता है, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को। हम सोमैया में शिविर लेते थे, वहाँ एक फादर थे, जैसे ये थॉमस वर्गीस थे। थॉमस वर्गीस तो किसी चर्च में वो कराते थे प्रेयर, वो भी कराते थे, लेकिन वो सोमैया कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में पढ़ाते भी थे। तो उन्होंने कहा कि हम इतने साल से गॉड 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 बोलते रहते हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आया था ये गॉड क्या होता है। आपके शिविर से समझ में आ रहा है। ये उनका रिकॉर्डेड है, मतलब इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ। तो सही से किसी का विरोध नहीं होता बेटा, सही से कोई विरोध नहीं। हम सही को समझा नहीं पाते हैं, इसका विरोध होता है। सही को हम समझा नहीं पाते, और इसका आयु से भी कोई संबंध नहीं। जैसे कोई अभी छोटे बच्चे होशियार होते हैं, जैसे आपके जैसा कोई बच्चा होशियार होता है, तो बड़े लोग उसको स्वीकारते ही है ना, कि नहीं स्वीकारते। जैसे मान लो आप कोई रिसर्च करके कोई एक नई थ्योरी को लेके आते हैं, मान लीजिए कि आप AI का थ्योरी ले आए है ना, तो क्या जो बूढ़े लोग हैं वो कहेंगे छोटे बच्चे लाए इसलिए हम स्वीकार नहीं करें? नहीं कहते हैं, सब स्वीकार करते हैं। AI में सब लग जाते हैं, सभी लग गए, बूढ़े बूढ़े, कोई नहीं पूछता। तो जो सही है, जो सार्वभौमिक है, जो समझा हुआ है, जो सबकी समझ में आता है, उसको सब स्वीकार करते हैं, कोई विरोध नहीं करते। ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ना। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न हो गया भैया, उसमें भैया के क्वेश्चन में एक आध दो मेरे भी एक्सपीरियंस है वो जोड़ देता हूँ। हाँ। अभी हाल ही में आत्मीय से 7-8 लोग हैं, वो मानव तीर्थ गए थे समझने के लिए। तो उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी से बच्चा था, वो अपने पिताजी से शायद 15 साल से बात नहीं कर रहा था, और उसका रीज़न था उस कम्युनिटी में जो 2 मैरिज होते हैं, और उसके कारण जो भी है वो वहाँ पे जाके समझने के बाद उसका जो रीज़न है उसको समझ पाया और एक्सेप्ट हुआ, और बात भी शुरू हुई, और आगे वो सॉल्व करने के लिए अभी बढ़ रहा है इस चीज़ को। मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पे 30% मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको स्वीकार होता है। उनके अभिभावकों का हमने शिविर लिया, तो एक अभिभावक है वो आके बोले कि आप हमारे गांव में आइए और हमारे मस्जिद में आप इसका एक परिचय सत्र रखिए, तो उनको स्वीकार होता है। ये 4-5 मुस्लिम प्रबोधक हैं अपने इसमें। मुरादाबाद में 2-3 लोग हैं, जयपुर में अपने क्या नाम है उनका, वो डॉक्टर साहब, नाम भूले, वो तो कई शिविर ले चुके हैं। नेचुरोपैथी के नेचुरोपैथी तो बहुत दिन से हम भूल रहे हैं। हाँ, वो पिछले 20 साल से हैं, क्या 15-18 साल से संपर्क में हैं। वो शिविर लेते हैं, उनका समाज में विरोध हुआ, जीवन विद्या का कोई विरोध नहीं हुआ है ना, लेकिन उनको भी स्वीकार है, उनके बच्चों को स्वीकार है, वो सपरिवार आते हैं, और उन्होंने समाज का विरोध भी जो है स्वीकार कर लिया कि आप विरोध करिए लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे इसको, हमको ये ठीक लगता है। और अभी तो
नेपाली लोग भी शिविर कर रहे हैं। भूटान में हम लोग बौद्धों के शिविर किए। पूरे भूटान में बौद्ध लोग जो हैं उन्होंने स्वीकार किया जीवन विद्या। कई जो बौद्ध भिक्षुक थे वो जीवन विद्या के प्रबोधक हो गए। वो विपश्यना वाले तो ढेरों, लेकिन वो जो एक भाई है ना जो सारनाथ में बौद्ध भिक्षुक था, वो IIT वाला, उसने अपना शिविर लेना शुरू कर दिया। जीवन विद्या के नाम से शिविर लेते हैं। वो नाम भूल गया ना, थोड़ा बीमारी हो गई। सारनाथ में थे वो, IIT के पढ़े हुए हैं। उनके वो फिल्म वाला भी करते हैं और जीवन विद्या, दोनों को मिला के वो शिविर करते हैं ना। डॉक्टर इस्माइल टॉक, इस्माइल टॉक, जो जयपुर वाले इस्माइल टॉक है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है जो मानव चेतना का, सही समझ का कोई विरोध होता है। जबकि हम लोग लीनियंट होकर भी बात नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि हम उनको खुश करने के लिए कोई अपनी बात को लूज कर देते, नहीं करते। उनको क्या अपना कोई नहीं, जब हम हाँ ये बहुत बढ़िया है बेटा। एक बार आप समझ जाओगे ना तो आप लगेगा कि क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में, क्या बदल गया, उत्सव हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? आदित्य। आपके मम्मी पापा भी हैं क्या यहाँ पे? आप अकेले आए? अच्छा 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 अच्छा, मोटेरा रहते हैं। बहुत बढ़िया। अरविंद मुनि जी ने सरदार शहर में ये बोला था, जैन आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा, सब पूरी भरी सभा में कहा कि आज मैं पाठक जी को अपना गुरु स्वीकारता। फिर उसके बाद फजलका में शिविर किया। फिर वो हमसे मिलने यहाँ अहमदाबाद आते थे और अभी दिल्ली आते हैं, हमारे घर रुकते हैं। तो उनको हमसे कोई विरोध नहीं, जीवन विद्या से कोई विरोध नहीं। बाबा जी के पास 20 दिन रह के आए, ऐसा है। अभी उनकी प्रवृत्ति पूरी नहीं हुई है जीवन विद्या के अंदर, तो वो हमको भी कहते रहते हैं कि भैया कुछ तो करो, परिवार के लिए पैसे कमाओ, ये करो, कब तक आप। तो मैं उनसे कहता हूँ, आप जैन आचार्य हो के भी आप ऐसी बातें। ये हम जीवन विद्या वाले बोले हैं अपने लिए थोड़ा परिवार चलाने पैसा वैसा जरूरी, आप कह रहे। तो कहते नहीं, हमको आपकी बहुत चिंता रहती है, आप इतनी मेहनत करते हो, बच्चों की शादी करना, ये करना, तो पैसे लिया करो सबसे, पैसे लेके किया करो। ऐसा जब भी अभी फ़ोन करेंगे तो अभी फिर कहेंगे कि अहमदाबाद में आपने फीस तो ली नहीं होगी कुछ तो हम कहेंगे थोड़ा उपकार करने का गुंजाइश तो रखो यार हमको कुछ कुछ गिफ्ट भी करते रहते हैं, कभी घड़ी दे जाते हैं, चश्मा दे जाते हैं, अभी गुड़ दे गए 1 किलो, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं वो हमको साधु लोग बेचारे आप पहले हो जिनको साधु गिफ्ट हम बहुत आदर के साथ स्वीकार करते हैं, उसको नकारते नहीं। कोई आदमी कहीं से गुड़ लाया, अभी पिछली बार वो हमको काजू और बादाम के 2 पैकेट दे गए थे, दे जाते हैं, खुश रहते हैं, मतलब उनको दे के खुशी होती कहते हैं हमको तो बहुत लोग देते रहते हैं, हम क्या करें, तो हमको ध्यान रहता है कि आपको देना है। एक बार बहुत से कपड़े किसी ने दिए होंगे तो हमको कपड़े दे गए, धोती कुर्ते का कपड़ा, ये वो। तो जो विरोध, तो मैंने कहा विरोध तो बहुत दूर की चीज़ है, समर्थन में खड़े हो जाते। अब हमारी मतलब जो अच्छा विचार करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसका समाज केयरिंग करने लगता है, क्योंकि उसका भी अपेक्षा है अच्छा करने का, है ना, वो नहीं कर पा रहा है अपनी सीमाओं में,
तो जो कर रहा होता है उसके साथ समाज खड़ा हो जाता है ना। जैसे आप पढ़ने में टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड, तो कई लोग आ जाएंगे स्कॉलरशिप देने, ये करने, ऐसा हो जाता है। तो प्रतिभा का सम्मान अभी भी है, सही की स्वीकृति है मानव जाति में, उसका प्रतीक्षा भी है, कोई विरोध नहीं है। और बताइए, और करना है? बस हो गया। 6:30 तक, 6:30 तक है। एक मतलब सबकी सहमति, एक और नहीं, 6:30, 2-3 और ठीक है, बोर हो जाएंगे तो एक आध और प्रश्न ले लेंगे। मैंने देखा बाबा जी का पूरे अमरकंटक में किसी से विरोध नहीं था, ना ट्राइबल लोगों से, ना वहाँ के पुजारियों से, ना महंतों से, ना आम जनता से, ना दुकानदार से, है ना, किसी से नहीं, कोई विरोधी नहीं। जबकि बाबा जी सबका वो करते थे खंडन, यानी विद्यासागर जी से भी मिलने के लिए गए तो उनका भी खंडन ही किया उन्होंने। फिर भी जैन मंदिर खुला था बाबा जी के लिए, हम लोगों के सारे शिविर वहीं होते थे जैन। एक सम्मेलन भी हमने वहीं जैन धर्मशाला में किया, अमरकंटक में। तो विरोध नहीं है, सही चीज़ का विरोध नहीं। सैद्धांतिक मतभेद अलग अपनी जगह होते हैं, सैद्धांतिक मतभेद विरोध नहीं होता है। अहमदाबाद में तो कितने जैन मुनियों को हमने शिविर लिया, अपन ने वहाँ लिया था कितने 40-50 जो जैन सब बैठ के जो है सुन रहे थे। 3 घंटे का हमारा शिविर था। ये इसमें साबरमती के सामने जो है ना, वहाँ 3 गुरुकुल में, गुरुकुल नहीं, वहाँ पे जो श्वेतांबरों का जैन मंदिर है, गुरुकुल के सामने। गुरुकुल में तो किए ही, गुरुकुल भी उन्हीं का है, लेकिन गुरुकुल के सामने एक जैन मंदिर है, वही साबरमती के थोड़ा सा आगे जाके, मोटेरा ही कहलाता ना वो, क्या नहीं मोटेरा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो साबरमती के सामने वाला जो रोड है ना, आगे की तरफ जाता है वहाँ पे, हाँ, वहाँ पर बड़ा जैन मंदिर नहीं है एक, वहाँ पे हमने 2 बार शिविर किया था। हाँ, उसमें श्वेतांबरों के मंदिर हैं, तो उसमें कम से कम 30-30, 40-40 जैन साधु बैठ के, तो उसका मतलब अपन अहंकार से तो अपन प्रस्तुत होते नहीं है ना, अपन तो समझाने के लिए, तो हम उनका आदर भी करते थे, ऐसा नहीं हम उनको प्रणाम करके फिर समझा रहे हैं ना। तो ऐसा भी नहीं कि हम आपको विरोध करके हम आए, आपके विरोध के लिए आए, नहीं। तो उसको अस्तित्व को समझा रहे हैं, उसमें अस्तित्व को समझाने में कोई विरोध नहीं बनता है ना। मानवीयतापूर्ण आचरण को समझाने में कोई विरोध नहीं बनता। ये विरोध का विलय करने का है ना, विरोध पे विजय पाने का रास्ता है, विरोध पे विजय। और बिना कोई आंदोलन धरना किए, मंदिर बनाए, कपड़ा पहने, है ना, उस सब की ज़रूरत ही नहीं। हम जैसे कपड़े जैसा है वैसे ही चले जाते हैं, और लोग बहुत सम्मान आदर के साथ चीज़ों को सुनते हैं, याद भी रखते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो, तो ये तो मुझे लगता है होती है, अपन तो देखे प्रमाणित है अपने लिए, तो कोई मुद्दा नहीं है। तो कर्म स्वतंत्रता कल्पना है, देखो ऐसे ही हुआ ना, पहले आगे का सर फिर पीछे का, गति के कारण होता है। किताब पढ़ते समय भी हमारा ऐसे ही रहता है, पहले आगे फिर पीछे लो। कल्पनाशीलता है ना, शीलता का नहीं, कर्म स्वतंत्रता, मानव चेतना से स्वतः स्वतंत्रता अधिकार है। और फिर बाबा जी ने राष्ट्र का परिभाषा दिया है, राज्य तेति वर्त्ये तेति इक्षे तेति सा राष्ट्रीय राष्ट्र। अब बताओ संस्कृत में क्या मतलब होता है, संस्कृत का
नहीं, राज्य तेती है ना, राज्य तेती। सर लिखने में कोई गड़बड़ी होगी तो राज है, राज। हाँ, राज होगा, राज्य नहीं होगा। राज्य नहीं। हाँ, आगे बाकी आगे उसका अर्थ क्या होता है? जो शोभायमान राजता राजतेति, जो राजता है ऐसा, वर्तयति वैसा बर्ताव करता है, और इच्छेति वैसा देखता समझता है। सा राष्ट्रीय, स राष्ट्रीय, सारा वह राष्ट्रीय है। राष्ट्र, ठीक। राष्ट्र शब्द जो है वो राज धातु से बना है, संस्कृत के राज धातु से राष्ट्र शब्द बना है। तो उन्होंने राष्ट्र की यही परिभाषा दी है कि जो राजते माने शोभायमान है, वर्तयति जो ऐसा बर्ताव करता है, इच्छेति सबको देखता है ऐसा, वह राष्ट्र है, वह राष्ट्रीय है। मतलब राष्ट्र जो है वो जो देखता समझता जिसको बर्ताव हम करता है, अभी उसमें स्टेट समाज। नेशन कह रहे हैं, वो राष्ट्र नहीं है ना, राजनीतिक दृष्टि। लेकिन संस्कृत भाषा के दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से ये ज़्यादा सही है। ठीक। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु जो है वो स्वराज्य है, और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है ना। स्वानुशासन का मतलब अनुभव से अनुशासित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना, उसको स्वानुशासन कह रहे हैं। कल्पनाशीलता का मतलब उसका तृप्ति बिंदु यानी 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। कल्पनाशीलता अनेक विधाओं में किए जाने वाले कल्पना क्रम, जिसका तृप्ति स्थली समाधान, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का फल परिणाम समझदारी सम्मत होना रहना, इसको कह रहे कल्पनाशीलता का तृप्ति। तृप्ति का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान, अभ्युदय, निश्रेयस, यही तृप्ति है। स्वराज्य का मतलब है 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। मानवत्व सहित वैभव परंपरा ही स्वराज्य है, जिसमें मानवीयतापूर्ण दृष्टि। स्वराज्य राष्ट्रीयता के अर्थ में संपूर्ण मानव एक समाज, अखंड रूप में धरती, अखंड राष्ट्र, इसी का दृश्य दृष्टि समझदार मानव में, यानी धरती अखंड राष्ट्र है, इसका समझ मानव में, वो स्वराज्य कह रहे हैं। कर्म स्वतंत्रता समृद्धि पूर्वक संतुष्ट होने से कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति है ना। स्वानुशासन जो है तृप्ति का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सह स्थिति है। मानव चेतना पूर्वक सभी सद्घटनाएं व्यवस्था के अर्थ में सार्थक है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। ठीक है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु जो है सर्वतोमुखी समाधान है, और कर्म सर्वतोमुखी समाधान का व्यवहारिक रूप जो है 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। स्वानुशासन का मतलब है कि न्याय, धर्म, सत्य में अनुशासित होना है ना, उसको स्वानुशासन। स्व यानी अनुभव, अनुभव से अनुशासन को स्वानुशासन किया। अनुभव का मतलब न्याय, धर्म, सत्य। न्याय, धर्म, सत्य में अनुशासित यदि परिवार होता है तो उसमें स्वतंत्रता है, यदि समाज होता है तो उसमें स्वतंत्र। यदि न्याय, धर्म, सत्य से अनुशासित नहीं है, अनुशासन का मतलब है उससे नियंत्रित, यदि उससे न्याय से तंत्रित, यदि न्याय से तंत्रित नहीं है तो न्याय में अनुशासन नहीं है। धर्म से तंत्रित नहीं है तो धर्म में से अनुशासन नहीं है। सत्य से तंत्रित नहीं है तो सत्य में अनुशासन, इसी को स्वानुशासन कह रहे हैं। तो स्वानुशासन जब पूरे मानव जाति में यदि हम स्वतंत्रता को देखेंगे तो अखंड समाज से कम में स्वतंत्रता नहीं है। अखंड समाज ही है ना स्वानुशासन का प्रमाण है, अखंड समाज। तो अखंड समाज के अर्थ में यदि परिवार में संबंधों का पहचान और मूल्यों का निर्वाह होता है
तब परिवार में स्वतंत्रता है ना, तब परिवार में स्वतंत्रता है, तब परिवार स्वानुशासन में है। स्वानुशासित परिवार का मतलब है जो सह अस्तित्व में न्याय से अनुशासित जो परिवार है। न्याय ही हमारे अंदर पात्रता पैदा करता है। न्याय से कम में व्यवस्था में जीने का पात्रता नहीं आता, क्योंकि न्यायपूर्वक हम संबंधों में जीते हैं, और जब हम संबंध पूर्वक जीते हैं तब परिवार एक होता है, परिवार समूह एक होते हैं ना। और जब हम एक होते हैं तभी पात्रता आती है व्यवस्था में भागीदारी करने की, उपकार करने का। तो इसलिए संबंधों में न्याय के साथ जीना स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता पूर्वक यानी संबंधों में न्याय पूर्वक ही हम व्यवस्था में भागीदारी करने में सक्षम होते हैं, उससे पहले सक्षम नहीं है। व्यक्तिवादी जो उपकार है ना, वो भी समस्या है, आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिवादी उपकार व्यक्तिवादी अहमताओं को जन्म देता है, व्यक्तिवादी स्वीकृतियों को बनाता है समाज में, जो सामाजिकता के विरोध में होती है। जैसे मान लो मेरे पास पैसा है ना, और मैं व्यक्तिवादी तरीके से उसको सामाजिक काम में लगाता हूँ, तो मेरे व्यक्ति के प्रति लोगों का स्वीकृति बनती है, उससे व्यक्तिवाद आता है, व्यक्तिवादी अहमताएँ आती हैं, व्यक्तिवादी स्पर्धाएँ आती हैं। मेरे पास धन होगा तब मैं उपकार का काम कर पाऊँगा, ऐसा नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो उपकार कर पाता उससे भी द्वेष बन जाता है। तो इसकी जगह सह अस्तित्ववादी विधि से उपकार करना कैसे होगा? जब परिवार विधि से हम उपकार करते हैं, या परिवार समूह मिल के जो उत्पादन करता है, जब वो उपकार में करता है तो वहाँ व्यक्तिवादी उपकार, व्यक्तिवादी धन, इस मानसिकता से मुक्ति होकर सह अस्तित्ववादी उपकार है ना। सह अस्तित्ववादी उपकार के लिए सभा विधि से उपकार का निर्णय करना है। परिवार में, परिवार समूह में सभा विधि से उपकार का निर्णय करने से उससे क्या होता है कि जो कृतज्ञता होती है वो व्यक्ति को ना आके परिवार के प्रति बनती है, इसलिए कृतज्ञता का बंटन हो जाता है, कृतज्ञता सबको पहुंच जाती है। नहीं तो व्यक्ति तक रहती है, व्यक्ति तक कृतज्ञता रहती है तो व्यक्तिवादी अहमताओं को जन्म देती है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ही इसका समाधान है, वहाँ व्यक्तिवादी कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि उपकार भी करना है तो सभा निर्णय लेगी, है ना। तो जो आवश्यकता से अधिक है उसको सभा में अर्पित कर देंगे, उसको सभा में अर्पित, सभा उसका निर्णय लेगी कि इसको कहाँ लगाना है, जो भी तन मन धन है। जैसे जो लोग व्यवस्था में भागीदारी करना चाहते हैं वो अपना प्रस्ताव रख देंगे, मैं शिक्षा में कर सकता हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ। फिर सभा निर्णय लेगी कि उनको कहाँ लगाना है, क्योंकि सभा जो निर्णय लेगी वो योजना विधि से लेगी, है ना। उस सर्व शुभ को ध्यान में रख के, सर्व को ध्यान में रख के निर्णय लेगी, है ना। व्यक्तिवादी उपकार में व्यक्तिवादी रुचि, व्यक्तिवादी चयन होता है, व्यक्ति तय करता है हम किसको देंगे, है ना। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ही व्यक्तिवाद का विलय होता है। जैसे ही परिवार में सभा बन जाती है तो परिवार में जो व्यक्तिवादी अहमताएँ हैं उसका विलय सभा में हो जाता है। और जैसे ही परिवार सभा विधि से उपकार करता है या व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, तो वहाँ व्यक्तिवादी भागीदारी से, व्यक्तिवादी उपकार से मुक्ति हो जाती है, विलय हो जाता है। तो इसलिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में कहीं भी व्यक्तिवाद को जगह नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता ही नहीं लगती। निर्णय भी व्यक्तिवादी नहीं होते हैं। जैसे सभा में जो निर्णय है वो सर्वसम्मति से होते हैं, इसलिए सभा के निर्णय होते हैं, व्यक्ति के निर्णय नहीं होते। तो जब सभा का निर्णय होता है तो जिम्मेदारी सबकी होती है, व्यक्ति का निर्णय होता है तो व्यक्ति की होती है।
जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपना निर्णय लेके कोई काम शुरू किया, तो परिवार के ही लोग कहते हुए आपने लिया था, आप जानिए, हम क्या करें, हमसे थोड़ी पूछा था। लेकिन जब सभा में सबकी भागीदारी रहती, सबने निर्णय लिया, तो फिर सबकी रहती, तो स्वाभाविक रूप से कर्तव्य दायित्व में भागीदारी जो है बनती है ना सबकी, क्योंकि हमारा निर्णय है, मेरा नहीं, सबका है, सबके निर्णय में मेरा निर्णय शामिल है उसमें, है ना। इसलिए तो ये जिम्मेदारी को स्वाभाविक रूप से जन्म देता है ना। इसी में जिसको स्वतंत्रता स्वराज्य कह रहे हैं वो स्पष्ट होता है। और यहीं पे स्वराज्य में जो राजतंत्रात्मक या अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ हैं उनका समन हो जाता है, विलय हो के वो जनवादी तंत्र में सहअस्तित्ववादी विधि से तंत्रित हो जाता है। इसी के लिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का प्रस्ताव बाबा जी ने दिया है। बहुत बढ़िया है, जैसे जैसे आप उसको अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि सारी धरती की समस्याओं का समाधान यही है। तभी ये समझ में आता है कि पूरे अनुसंधान का जो दिशा है वो यही है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ही। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था समीचीन है। अभी जिस विधि से हम लोग जी रहे हैं उसमें तो समीचीन ही नहीं है, इम्पॉसिबल लगता है, यूटोपियन लगेगा, है ना, कैसे होगा, भय लगेगा। तो इसीलिए पहला काम समाधान, दूसरा काम न्याय के साथ जीना, तीसरा काम फिर जो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी है, जिसके लिए कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास को आगे गति देना, समाज गति देना, है ना, वो तीसरा है। यदि हम मिलजुल के एक नहीं हो पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। कहा बहुत दूर की बात है ये सब, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। एक होते हैं तो विश्वास बनता है, हम 50 लोग भी एक हो गए तो बहुत बड़ी ताकत हो जाती है, बहुत बड़ा विश्वास बन जाता है ना, ये सब हो सकने लगने का विश्वास बन जाता है। यदि हम 5 लोग भी एक नहीं हो पाए तो नहीं हो सकते, फिर शंका ही बनी रहती है ना, डाउट बना रहता है। सही में एक होने का आधार सही। हाँ, तो सही के लिए, सही को समझने के लिए पहला ताकत लगाना, सही में एक सर्वतोमुखी समाधान ही सही है ना। ये बाबा जी भी क्या सभा विधि से निर्णय लेते थे? सभा विधि से बाबा जी कोई भी निर्णय लेते थे, सब पूरे परिवार से पूछते थे। हम जितने भी बाबा जी के साथ कार्यक्रमों में रहे हैं, तो जैसे हम लोग सम्मेलन में निर्णय लेते थे तो हम लोग अलग से मीटिंग करते थे, बाबा जी उसमें नहीं रहते थे, है ना। फिर जब निर्णय को बाबा जी के पास लेके जाते थे तब भी बाबा जी सबसे पूछते थे, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम क्या है, सब लोग, क्योंकि निर्णय पहले से ले लेते थे। तो यदि कभी कोई के दबाव में निर्णय ले लिया तो बाबा जी को पता लग जाता था इस सर्वेक्षण विधि से कि मतलब वो पहचान जाते थे ये निर्णय ठीक नहीं हुआ, किसी के दबाव में प्रभाव में हो गया, है ना। लेकिन उनका अभ्यास यही था। पुराना मुझे नहीं मालूम संयम साधना काल से पहले क्या था, लेकिन साधना के बाद जो जब से हम लोग परिचय में आए तब से तो मैंने ऐसे ही देखा। आप इससे अनुमान लगाइए, बाबा जी मेरे घर आए और हमारे यहाँ रुकते थे, और कई बड़े लोग जिनको अपन सेक्रेटरी वेक्रेटरी कहते हो, वो लोग मिलने का समय मांगते थे। जैसे उमा भारती मिलना चाहती थी
तो भी बाबा जी ने उनसे कहा कि हम इनके यहाँ रुकता हूँ, यही निर्णय लेंगे हमको कब जाना है, कैसे जाना है नहीं जाना है। तो मतलब अब वो हमारे परिवार में हो गए, तो हमारा परिवार निर्णय लेगा बाबा जी की। जब बाबा जी हमारे घर आए तो अब वो हमारे परिवार के सदस्य हो गए। परिवार के सबसे जागृत बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद भी निर्णय किसके छोड़ा? परिवार पे। यानी उनके बेटे आए बाबा जी को बुलाने, वो भोपाल में हीरो होंडा कंपनी में थे, तो हमारे घर आए तो बाबा जी को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि महाराज जी हमारे अपने घर चलना है, भोजन। तो बाबा जी ने कहा, हम और सुनीता खड़े थे, इनसे पूछो। तो उन्होंने हमसे फिर कहा कि आप बताइए कैसे महाराज जी को लेके आएंगे। मतलब उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। ये नहीं कहा कि बाबा ने खुद निर्णय ले लिया और कहा, हमसे कहा कि अब हमको लेके चलो, पहले इनसे पूछो। अब जब हमने कहा ठीक है हम लेके आएंगे, हम लोग बाबा जी के साथ आएंगे, है ना, ऐसा कहा, तो अब हमारा सामूहिक हो गया ना निर्णय, पूरे परिवार का निर्णय हो गया। परिवार में हम 2 ही लोग थे, बच्चे बहुत छोटे थे। ठीक, फिर हम लोग गए, साथ में गए सब लोग। ये तो आप भी करते हैं जब आप किसी परिवार में जाते हैं, आप भी करते ही यही है। आप किसी हम भी यही करना चाहते हैं, कहीं चूक जाते हैं हम भी करना यही चाहते हैं। जहाँ चूक जा रहे हैं वहाँ समस्या है, ऐसा। आपने भी देखा ही, आप जब आते हैं परिवार में तो आप उसी रूप में कि जो है वही आप अभिभावक है और वही निर्णय लेंगे। कई बार देखा है ये अपन ने बाबा जी से ही प्रेरणा लिया। आपने देखे ही, जैसे जब हम किसी के यहाँ रुकते थे तो फिर सबसे मिल के निर्णय होता है कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे। तो ये सीखा बाबा जी से ही है। तो भैया ये 3 योजनाओं, जो 3 योजना है, तो अभी तक कोई भी कहीं पे भी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि समझ अभी तक लोगों की नहीं बनी है। क्योंकि एक जागृत व्यक्ति, मुझे ऐसे लगता था कि 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जब परिवार में जागृति होगी, मतलब लोग वैसे जागृत होंगे, तब ये शायद होगा, ऐसे मैं समझती थी। तो अभी आपकी बातों से ऐसे लगा कि जागृत व्यक्ति भी परिवार निर्णयों से, जो भी जिनको परिवार माना उनकी स्वभाव विधि से वो चलते थे। तो अभी जैसे हम अध्ययन में हैं, तो निष्ठान्वित लोग जो अध्ययन में लगे हुए हैं, तो उसमें अभी भी कोई क्षेत्र में ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का वो नहीं हुआ है? क्योंकि अभी भी लोक व्यापीकरण पहले करना है, पात्रता ही नहीं बनी ना, पात्रता नहीं, अभी समझदारी पूरी नहीं, स्वत्व ही नहीं बना है। स्वत्व बनता है, स्वत्व पूर्वक जीते हैं तब पात्रता बनती है। पात्रता बनती है तब हम ये कर पाते हैं। अभी पात्रता बन रही है, जैसे इतने सारे लोग, हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं तो पात्रता बन गई ना, साथ में अध्ययन करने। अभी एक भी फालतू प्रश्न नहीं आया है ना पिछले 2 दिन में। जैसे शिविरों में कई बार आ जाता है, हम लोग, अब हमारी पात्रता बन गई गहनता को समझने की, है ना, तो आवश्यकता बन रही है, तब ये प्रश्न आ रहा आपका कि ये वाला परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। नहीं तो अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे परिवार क्या है, समाज क्या है, स्वराज क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वत्व क्या है, सहअस्तित्व क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले सही था, ये सही है, इसी में उलझे रहते हैं। अभी उन सब से हम धीरे धीरे जो था छड़ के, अब हमारी पात्रता आ गई। पात्रता आ गई तो हम लोगों ने 2-3-4 साल लगा के अध्ययन कर लिया सारे वाङ्मय को, विश्वास बन गया। क्या विश्वास बन गया? ये ठीक है, इसमें सामान्य स्वीकृति बन गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा ये सामान्य स्वीकृति में आ गए। अब स्पष्ट स्वीकृति के लिए हम लोग अध्ययन को और गहन कर रहे हैं, स्पष्ट स्वीकृति बन जाए। और साथ में जीने के भी विचार कर रहे हैं, कौन कौन लोग ठीक साथ में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे से व्यवहार निर्वाह कर सकते हैं।
एक दूसरे परिवारों के साथ सहयोग पूर्वक जी सकते हैं, सब अभ्यास कर ही रहे, है ना। इसके कारण से एक मैत्री समाज जो है बनता जा रहा है। मित्र समाज कहें तो मित्र समाज बन गया, मतलब अभी पूरा संबंध का स्वीकृति नहीं है, लेकिन आपस में विश्वास हो गया ना कि ये हमारे मित्र हैं, हमारे विकास और जागृति में सहायक हैं। इस रूप में परस्परता में स्वीकृति हो गई, है ना। ये पात्रता विकास तो हो ही रहा ना, क्षमता बढ़ने से पात्रता बढ़ रही, पात्रता से योग्यता आएगी, योग्यता आएगी तो हम लोग मिलजुल के करने लगेंगे, कौन सी समस्या है। अभी अकेले करते हैं वो समस्या ही है, मिलजुल के करेंगे तो समस्या का समाधान। लेकिन यदि पात्र बने नहीं हो, मिलजुल के करेंगे तो फिर झगड़ा कर लें, पात्रता आई नहीं। कई जगह होता है, जैसे कुछ परिवारों ने मिल के सोच लिया कि अपन करते हैं, बाद में पात्रता और क्षमता दोनों का कमी था, समझ की भी और साथ में जीने का, तो टूट गए, बिखर गए। तो बिखर गए तो लोग और डर गए, कई लोग डर गए कि अभी ये साथ में रहने का प्रयोग नहीं करना है ना। तो पहले क्योंकि पात्रता पे काम नहीं किया इसलिए हो गया। पात्र बन जाते हैं तो ये ध्रुवीकृत होता ही है, मतलब आदमी करेगा क्या, पात्रता का सदुपयोग ही करेगा ना, उसको लगा। पात्रता का मतलब है संबंधों में जीने का विवेक आ जाना, है ना, विवेक संपन्नता, वही पात्रता। अभी संबंधों में जीने के जहाँ जहाँ अड़ंगे हैं, कुछ ना कुछ मानसिक रूप से या पूर्वाग्रह से या पूर्व स्मृतियों से या किसी अहंकार बस जो भी संकट है, वहाँ संबंधों में संकट है ही, है ना। सबके साथ नहीं है, लेकिन जिनके साथ है, जिनका है, वहाँ पे संकट रहता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम सब संबंध में ही हैं। तो कोई कितनी भी गलती करता है, गुरु का मतलब ही होता है जो लघुता को संभाले, वही गुरु है, वही पात्रता है। हम दूसरों की कमियों को, कमजोरियों को बढ़ाएं नहीं, बढ़ाने में मदद ना करें, फैलाने में मदद ना करें, उसका समाधान करें, उसको ठीक करें। ये आने से पात्रता आती। गलती तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा गलती। जीव चेतना में जब कह रहे हैं, हम खुद ही कह रहे हैं हम जीव चेतना, तो गलती तो कर ही रहे हैं। गलती कोई चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। चर्चा का मुद्दा है कि हम नहीं जी पा रहे, हम जीना चाहते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये चर्चा का मुद्दा। पहले हमको भी विरोध था शुरू में, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार था, हम पत्रकारिता में थे और बड़े बड़े लोगों से परिचय था, तो एक वो अहंकार था। तो कोई कुछ बोलता था, वो छोटे अहंकार से प्रस्तुत होता, हम उससे बड़े अहंकार से प्रस्तुत हो जाते, ऐसा था। तो लोगों के अंदर एक स्मृति में आ गया कि पाठक जी ऐसे हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, ऐसा। तो हमको पता लगा कि कोई ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। फिर हमको अपने मूल्यांकन हुआ, वो सही तो कह रहे हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो फिर हम उन लोगों के बीच में गए, हमारी बात हुई, तो हमने कहा, हमने सुना था आपने ऐसा कहा, तो वो डर गए। अब फिर कुछ बहस होगा, मैंने कहा जो कहा था उनको सही कहा था, हम इसको सुधार रहे हैं। तो हम तो सुधारने के लिए ही आए हैं। आपने जितना कहा था मुझसे ज़्यादा ख़राब है अभी भी, हम उससे निकलना चाह रहे हैं। आप कुछ मदद कर सकते हो तो करिए, हम निकलना चाहते। मैंने देखा सारा विरोध ख़त्म हो गया सब। सटीकता से हम अगर प्रस्तुत होते हैं, इसमें कोई चालाकी नहीं थी, मतलब अगर ये चालाकी होती तो लोग कहते अरे इनकी बातों में मत जाना, ये बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, आदमी ऐसे हैं नहीं। तो हम तो ऑनेस्टली जो अंदर का भाव है वही मैंने रखा। भाई हम तो सुधरने के लिए बाबा जी के पास गए थे,
हम किसी को सुधारने के लिए नहीं आए। हमारा तो कोई लक्ष्य ही नहीं था हम प्रबोधन करेंगे, हम तो अपने को ठीक करने आए थे। हम तो परंपरा में थे, हम गुरु की तलाश में थे कि हमको कुछ ठीक हो जाए, समझ जाएं, जीव जाएं, कुछ अनुभव हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, यही सब लक्ष्य थे, है ना। तो इसलिए हमारी जो स्वीकृति थी, जो परंपरा में गुरु के रूप में बाबा जी का स्वीकृति थी, है ना। फिर हमको पता लगा, बाबा जी ने कहा बेटा आज्ञा पालन अभी तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी और आपने उस आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा हो गई और वो बहुत बड़ा अपराध है। तो इसीलिए बाबा ने कहा हम शिष्य नहीं बनाते, तुम्हारे अंदर पात्रता ही नहीं है अभी गुरु की आज्ञा को, क्योंकि आपका मन हिल रहा है, करूं नहीं करूं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बाबा जी को हाँ तो कह दिया है लेकिन होगा तो है नहीं, फिर करना तो है नहीं, चल रहा है ना अंदर अंदर सब गड़बड़। तो कहाँ गुरु, फिर गुरु क्या है? फिर गुरु नहीं है, हमारा कन्वीनियंस है गुरु, तो हमारा कन्वीनियंस नहीं गुरु है ना। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा मैं आज्ञा नहीं देता किसी, हम समझाते हैं बेटा ऐसा ये ठीक है, ये ठीक नहीं, करना नहीं करना आपका। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ने जो कहा वो शिष्य को करना है। गुरु कहे कि छत से कूद जाओ तो कूद जाना, नहीं कूदोगे तो आप फिर शिष्य नहीं, ऐसा उसको कह रहे हैं आज्ञा पालन, उसमें मरना ही होता है। तो इसीलिए पहले शिष्य बनाने से पहले बहुत अभ्यास कराते हैं जो परंपरा में अभ्यास है ना, आपको पता ही कितना कठोर अभ्यास होता है जैन परंपरा में, है ना, सब उसमें होता है। और नहीं तो गुरु घंटालों के चक्कर में रहते हैं ना, गुरु भी घंटाल होते हैं, मतलब कह देते कोई बात नहीं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। हमको एक सुप्रीम कोर्ट में एक गुरु का केस लड़ रहे थे एक हमारे मित्र, तो वो बेचारे बड़ी निष्ठा से केस लड़ रहे थे, कोई फीस वीस नहीं लेते थे। उनको लगा कि इनका प्रॉपर्टी का चक्कर है तो आश्रम को मदद मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसा विधि से चलते हैं थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो 2-3 साल बाद गुरुजी का फ़ोन आया, आप एक काम करिए, जजों को देख लीजिए क्या ले दिवा के आप निपटा दीजिए। तो उन्होंने हमको बताया, कहला हम तो इनको बहुत सिद्ध पुरुष मानते थे, ये मानते, ये कह रहे ले देखे निपटा दो, है ना। तो मैंने कहा अब आप एक काम करो, 3 साल का अपना फीस का बिल भेज दो पहले, कहना पहले आप ये दे दो, ये आने के बाद फिर हम बाकी कैसे निपटाना है वो उसका टेक्निक बताएंगे आप। कहना ये ठीक है। तो उन्होंने अपना 3 साल का बिल भेज दिया। बिल आने के, पेमेंट आने के बाद हमने कहा बस अब फ़ोन उठाना नहीं, बस खत्म। फिर किसी को भेजा गुरुजी ने, तो उन्होंने कह दिया कि ये काम हमसे होता नहीं, हमसे जो होता था वो हमने किया, उसका फीस मिल गया, अब हमको कोई शिकायत नहीं, बस खत्म। सब ऐसे ही। ये सबसे अपन तो निकल गए सब, ये सब कचरापंथी सब देख के निकल गए। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी निकाल नहीं चाहते ना। कई बार मतलब रहता है कुछ नहीं, कोई चीज़ें रहती हैं वो नहीं निकल पाती, फांस रहती है ना, तो फांस तकलीफ़ भी देती है और निकालने भी नहीं देती है। बस आप फांस को निकालो तो ज़्यादा पीड़ा लगती है, निकालें क्या, निकल जाती है तब वो सुख होता है। तो कई बार अपनी फांस अपने से नहीं निकलती, कोई दूसरे से ही निकलती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, थोड़ा कहा, ज़्यादा समझना आप। इससे क्या है, अपन मुक्त हो गए, मतलब इससे अहमता नहीं आती है। हमको ठीक ही होना है इसी शरीर यात्रा में, ठीक। और ठीक होना है इसका मतलब है हम ठीक नहीं हैं,
हम ठीक हैं ऐसा बोल के तो काम रुक गया ना, फिर हमको ठीक होना। तो अब यदि कोई आपको कहता है आप ठीक आदमी नहीं हो, तो हम ठीक आदमी नहीं हैं, हमको तो पता ही है हम ठीक नहीं हैं, हमको ठीक होना है। तो वो पीड़ा नहीं बनेगी। कोई कहता है, कोई गाली बकता है, कोई विरोध करता है, कोई निंदा करता है, अपन को पता लगता है। फिर धीरे धीरे जब अपन उससे प्रभावित नहीं होते, कोई बताता ही नहीं आपके बारे में, कोई ऐसा कह रहा था नहीं बताता। प्रभावित होते हैं तो लोग बताते हैं, अकेले में ले जाके बताते हैं। इनको पता है कि इनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहेंगे कुछ नहीं। धीरे धीरे मेरे पास जो शिकायत वाले लोग थे वो भी ख़त्म हो गया आना। मानव सहज है, मतलब ये इसमें होता ही है ये सब। इस सब से हमको निकलना ही है। हमको यदि आपस में मिलना है, एक दूसरे की विशेषताओं को देखना है, उनका सम्मान करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है। उनमें कोई आर्थिक कमजोरी है उसमें भी सहयोग करना है, सामाजिक रूप से कोई दिक्कत है उसमें भी सहयोग करना है। ऐसे करके ही हम लोग कुछ पात्रता अपनी बना सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं। अपनी पात्रता को बनाना है, इसमें क्या रखा है ये। ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, हरिहर। इधर बैठ के सुनते हैं। तो थोड़े दिनों पहले बैठ के बोलिए, कुर्सी खाली, सबसे बैठे ही थे भाई। कुर्सी खाली करिए, आपके बैठिए। तो थोड़े दिनों पहले एक प्रश्न पूछा था एक सत्र में कि वहाँ बैठ के प्रश्न नहीं पूछना, उत्तर देना। मैं उत्तर अभी दूंगी। तो ऐसे प्रश्न ऐसे एक पूछा था, तो उस प्रश्न का उत्तर इस सभा में मुझे मिल गया कि मेरी मानसिकता अभी भी इंडिविजुअलिस्टिक पर ही हो रही थी। मतलब महेंद्र भैया के सत्र में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि लोग ऐसे लगता है कि हम जब किसी से ये विचार शेयर करते हैं तो हमको लगता है वो हमारे से तो ज़्यादा अच्छे जी रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण में अपनी भागीदारी और वो सब कर रहे हैं। तो भैया कैसे उनको वो फिर ये बात को और कैसे रखें। तो तभी उन्होंने कुछ कहा था, वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये चार्ट्स जो आपने कल तो ये समझ में आया कि मेरी वो जो भी कर रहे थे उनकी भी मानसिकता में सह अस्तित्व या सार्वभौम व्यवस्था तक की मानसिकता नहीं थी। तो मैं भी प्रभावित ही हो रही थी, क्योंकि मैंने नहीं किया है इसलिए मैं प्रभावित हो रही थी कि बढ़िया काम कर रहे, मैं तो ये कर ही नहीं रही हूँ, है ना। तो सिर्फ उत्पादन या पर्यावरण को ठीक करना वो मेरी भागीदारी नहीं है। तो प्रश्न से मतलब उस दिन मैं बहुत रोई थी, है ना, और उस राहत के लिए इनके घर चले गई थी। तो ये कब से पूछ रहे थे क्या हो रहा है, ऐसे मुझे नहीं पता है, हम 3 दिन आपके साथ हैं, है ना। तो लेकिन प्रश्न वो 3 दिन के बाद आज के ये 3 दिन में उसका उत्तर मिल गया, और यही शेयरिंग करनी थी कि बहुत मेरा खुद का विज़न खुला कि मैं कहाँ अटक रही थी, और वो जो पीड़ा हो रही थी वो मेरी ही मानसिकता में वो विकास या वो पिक्चर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो बहुत बढ़िया रहा ये सत्र, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा आना एक 3-4 साल से जो पाठक भाई के साथ अध्ययन किया, बाद में मिलना नहीं हुआ था कि
2-3 दिन इस अर्थ में आने से साथ में एक मिलना हो जाए और उस आधार से कुछ जो भी गतिविधियाँ हमारे जीवन में हुई है उससे एक संवाद हो जाए, उस अर्थ से, एक परिवार भाव से उस अर्थ से मैं आया था। जैसे ही ये चार्ट के रूप में 2 दिन समझना हुआ तो मैंने बाबा जी की लिखी हुई पत्रिका से लेके जितने संक्रमण लिखा है वो क्यों लिखने की आवश्यकता हुई, उस प्रश्न के अर्थ में मैंने सारा का सारा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और फिर संविधान और उसके बाद में 2007 या 8 में ये लिखने की जो आवश्यकता हुई, वो पूरा जो अनुक्रम है वो इतना सुंदर स्पष्ट हुआ यहाँ आने के बाद कि भाई ये क्यों लिखने की आवश्यकता हुई। तो जैसे स्वराज व्यवस्था का जो 26 या 28 पेज की पहली पुस्तिका है और उसके साथ साथ में एक सत्ता में संपृक्त करके एक पुस्तिका है, उसका भी इतना ही पेज है 28। बहुत सुंदर लिखा हुआ, एकदम संक्षिप्त में लिखा हुआ है। फिर जो विस्तरण के रूप में जितना दर्शन वाद शास्त्र उपलब्ध हुआ उसका संक्षिप्त के रूप में संविधान उपलब्ध हुआ। तो इसका जो निचोड़ है, सार है, वो एक ही चार्ट में उसको कितना फैलाता है, वो जो एक पूरा चित्रण बना और उसको जो हमको अपने आप में जो उसकी पुष्टि मिली, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई 2 दिन आने से। जैसे चार्ट तो देखते ही थे, जैसे उस अर्थ में नहीं देखते थे जो अर्थ में यहाँ आने के बाद जिस प्रकार से भैया ने पूरा सहअस्तित्व मानव के माध्यम से कैसे संबंधों के रूप में प्रकटन होता है, और उस अर्थ में जो चार्ट की कोई एक सूत्रितता है। और दूसरा, पहले दिन का पहला चार्ट से लेके ये जो पेज 28 या 18 दिन का जो भी 6ठा 7वां या 8वां चार्ट जो हमने पढ़ा, तो उसमें भी एक श्रृंखला है कि इतना चार्ट स्वीकार होने से ही इतनी ये समीक्षा होती है, फिर ये वर्तमान होता है, फिर ये शिक्षा में होता है, फिर ये प्रवाहित होता है। तो चार्ट में भी एक अनुक्रम है, देखा जितना चार्ट एक अनुक्रम से डायरी में लिखा, दिन का अनुक्रम नहीं, जो पूरी व्यवस्था में किस प्रकार से ये जागृति क्रम में पूरा विकास क्रम अभिव्यक्त होता है, वो क्रम को एक पहचानने का जो अवसर मेरे को मिला है, तो बहुत ही बढ़िया। सभी का बहुत धन्यवाद। तो कई सालों से अध्ययन तो कर ही रहा हूँ, पर आज का जो दोपहर के बाद का जो सत्र था उसमें जो आपने अखंडता, सार्वभौमता और जो ऊपर पूरा सब साथ में मिलकर जो देखने का बात हुई हो, वो बहुत ही छू गई और उसमें बहुत ही गहराई से एक अच्छा व्यू भी बन रहा है मेरा, ऐसा लगा आज। तो जी, हाँ, धन्यवाद। मेरा 22 में दर्शन से जुड़ना हुआ और मैं, बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक डॉक्टर पोषक पटेल, उनका मैं आभारी हूँ। और उसके बाद थोड़ा छूट गया बीच में, और लास्ट ईयर शिविर हुई है अपने यश3 में, भैया के स्कूल में ही, और सुनील भैया से मुलाकात हुई और तब से अध्ययन पठन शुरू हुआ है। तो भैया, आप जो पाठक सर, आप जो बोलते हैं, सुनील भैया मतलब वो जैसे पूरा रिवाइज होता है ऐसा हुआ। और मेरे मन में अभी तक ऐसा था कि अध्ययन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत भारी, समझना कठिन है, लेकिन आज जिस तरह आपने समझाया, कल थोड़ा समझ आ पाया था और आज तो सुबह से हूँ, तो काफ़ी स्वीकृति बनी है। और आपने जिस तरह समझाया
हर एक के प्रश्न को मतलब कोई विरोध नहीं, इतना सरलता से कि बहुत सारी चीज़ें, और अभी इसे कुल मिला के है कि और ज़्यादा गहराई से पढ़ने की स्वीकृति बनी है। और कल पूरा दिन हम सेवा में हैं, जीवन विद्या के जो 2 इंट्रोडक्शन है, सो कल आना संभव नहीं होगा। सुबह गांधीनगर सेवा में है और शाम को एक कर्णावती, बीच में अगर वक्त मिल रहा है तो आ जाएंगे। सो जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद की है या दर्शन में हमें यहाँ लाने तक सहयोग किया है, सबका नाम समय की कमी के कारण ले नहीं सकते, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सभी को। सुबह में 7:30 बजे से 9 बजे तक हम लोग जन संवाद करके कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम अभी मानव अभ्यास दर्शन पढ़ रहे हैं। पुस्तक पर आधारित जो भी थोड़ा सा कंटेंट पढ़ करके फिर जन संवाद, जैसे बातचीत की तरह है ना, ये विषय को मैं और पापा लेते हैं। तो ऐसा सोचा, एक्चुअली पापा ने मुझे लास्ट ईयर कहा था कि अभी जितना पढ़ लिया है वो 50% है। मुझे एग्जैक्टली याद है, उन्होंने कहा था जितना प्रकाशित वांग में है उसका वेटेज 50% है और जो अप्रकाशित है उसका भी 50% है। तो अभी आप बचे वाले 50% को पढ़ो। मैं फीडबैक भी दे देती हूँ साथ साथ। तो मैं इसको पढ़ने का प्रयास कर रही थी और मुझे लग रहा था इसमें क्या पढ़ना है, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या, मुझे लगा क्या इसकी परिभाषा की गई, तो मैं पढ़ रही थी बस केवल। और पढ़ते समय ये भी लग रहा था कि ये समझ में आ रहा है, क्योंकि साथ साथ डिस्कशन भी बहुत सारा हो रहा था, लेकिन मुझे इसको पढ़ने की विधि ही नहीं स्पष्ट थी। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उपकार तो मुझे लगता है जब आपने बोला कि ये इस तरीके से लिखा है कल, तो मुझे इसको पढ़ने की विधि स्पष्ट हुई। उससे अब मुझे लगता है और अच्छे से पढ़ पाऊँगी एक चीज़। और फिर लगता है कि 700-800 करीब चार्ट्स हैं, वो पूरे होने चाहिए, है ना। और फिर ये डिसीजन भी, मतलब हम आपस में बात करते पापा से कि अगर इसको सुबह के सत्र में हर रोज़ आधा घंटा, या कोई चार्ट अगर 15 मिनट में ख़त्म हो जाए तो 15 मिनट सही, और उसके बाद हम अपना सत्र आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक आप सभी के लिए, अगर आप सब इसमें जुड़ना चाहें तो स्वागत है। और आप सबको कैसा लगता है इसको कंटिन्यू किया जाए, या दूसरा ऑप्शन ये भी कि कोई अलग से 20-25 मिनट का समय ले करके इसको हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि 700-800 चार्ट्स हैं। मतलब अगर हर रोज़ 15 से 25 मिनट या आधे घंटे का समय स्पेसिफिकली निकालें तो आई एम रेडी टू टेक द इनिशिएटिव, इसको हम करें और हम सारे के सारे चार्ट्स कर डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 50% अप्रकाशित वांग में भी उतना ज़रूरी है ना। सो ये आप लोग बताइए जी कैसे किया जाए, अगर आपकी जी। हाँ ठीक है, मतलब और भी लोग बताएं कैसा ठीक लगता है। आप लोग में से जो लोग सुबह 7:30 से 8 बजे के लिए रेडी हैं वो हाथ उठा दें। सुबह 7:30 से 8, आधा घंटा हम उसको करेंगे। आधे घंटे से कम में हो जाए तो उसके बाद आप लीव कर जाइए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो रेगुलर सेशन है, उसमें रोज़ 50 से 70 लोग सुन रहे हैं। तो उसमें ही आ जाएं तो और बढ़िया रहेगा ना, उसमें उन लोगों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो वो टाइम सेट है ना। और दूसरा ऑप्शन आप लोग बता दीजिए, अगर शाम को कोई समय या कभी भी। और शाम को 9 से 9:30 तो लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। टेलीग्राम पे है 8:30 से 9 ऑलरेडी। सुबह ही कर सकते हैं, है ना। हाँ 7 से 7:30, 7 से 7:30, आधे घंटे का। बढ़िया, ठीक है। तो फिर मैं सभी को सूचित कर दूंगी, हम लोग इसको 2-3 दिन बाद से शुरू कर देंगे, है ना। बढ़िया, ठीक, धन्यवाद। हम व्यवस्था के अर्थ में कोई बात कर रहे हैं, मतलब हम फीडबैक देने नहीं